नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। 21 जुलाई के दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे बीमारी नहीं, कोई गंभीर वजह होगी। चर्चा का विषय है ये इस्तीफा। इस्तीफे की असली वजह क्या हो सकती है? क्या जस्टिस वर्मा पर महाभियोग और नीतीश कुमार से कोई कनेक्शन है? और 21 जुलाई को 3 घंटों में क्या कुछ हुआ, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान तो बताने वाला हूं, कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी बताने वाला हूं और समझने वाले हैं इस इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न एक ये बनता है कि 21 जुलाई को क्या कुछ हुआ जिसके बाद जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई यानी संसद के मानसून सत्र का पहला दिन। जगदीप धनखड़ ने नियमित रूप से संसद की कार्यवाही में भाग लिया। धनखड़ ने राज्यसभा के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी और नए सदस्यों को शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने विपक्ष की तरफ से पेश किए गए ऑपरेशन सिंदूर जैसे 18 चर्चा के लिए पेश किए गए प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। दोपहर 12:30 पर धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। तय हुआ कि शाम 4:30 बजे दोबारा बैठक होगी, लेकिन शाम को ये दोनों ही बड़े नेता नहीं बैठक में आए और इसे भी कारण माना जा रहा है इस्तीफे का। रात को 9:25 पे जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य और डॉक्टर्स की सलाह का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था और 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का कहना है कि इस्तीफे के पीछे जरूर कोई गंभीर वजह है। 21 जुलाई को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने 4:30 बजे की मीटिंग में भाग नहीं लिया और जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला भी है। हाँ जी, वही जस्टिस वर्मा जिनके घर में बड़ी संख्या में जले हुए नोट मिले थे। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। 21 जुलाई को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर संसद में कुछ घटनाक्रम हुए। उसे भी धनखड़ साहब के इस्तीफे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। संसद से महाभियोग पारित करने के लिए इसके नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 100 जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर यानी साइन की जरूरत होती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर लोकसभा में 150 सांसद पहले ही साइन कर चुके हैं। 21 जुलाई को भी राज्यसभा में 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और धनखड़ साहब को इसका नोटिस सौंप दिया, लेकिन इसमें बीजेपी का एक भी सदस्य नहीं था। ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता है कि संसद में ये प्रस्ताव जब शुरू होगा तब बहुत डिटेल में आपसे इस बारे में मैं बात करूंगा। तो संसद में एक परंपरा है कि महाभियोग पर पहले कार्यवाही वही सदन करता है जिसमें नोटिस भेजा गया हो। इसके बावजूद नोटिस मिलने के बाद धनखड़ ने इसे न सिर्फ स्वीकार कर लिया बल्कि राज्यसभा सेक्रेटरी को इसकी जांच करने के निर्देश दे दिए। धनखड़ को पहले से पता था कि यह नोटिस पहले लोकसभा में दिया गया है, फिर भी उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या यह नोटिस सीधे राज्यसभा में आया है। महाभियोग के नोटिस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानून के जानकार यानी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। इन तीनों के नामों को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर तय करते हैं। माना जा रहा है कि धनखड़ इस कमेटी के सदस्यों के नाम खुद तय करना चाह रहे थे। सरकार को इसका पता चल गया था और उससे इस बात से दिक्कत थी। ऐसा दिखाई पड़ता है कि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पारित हो, लेकिन वह इसे अपने तरीके से पहले लोकसभा से पारित करना चाहती थी ताकि यह नैरेटिव बने कि सरकार ने जस्टिस वर्मा के करप्शन के खिलाफ कार्यवाही की है। इसी तरह का टकराव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी सामने आया। विपक्ष जस्टिस शेखर के खिलाफ राज्यसभा के जरिए महाभियोग प्रस्ताव पारित करवाना चाहता था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। तो प्रश्न ये उठता है, क्या जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग से भी धनखड़ के इस्तीफे का संबंध है? दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। दिसंबर 2025 में कांग्रेस सहित 55 विपक्षी दलों के सांसदों ने उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। जस्टिस शेखर के जरिए विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करना चाहता था और इसमें जगदीप धनखड़ विपक्ष के मददगार बन रहे थे। सरकार को लगा कि धनखड़ 22 जुलाई को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग को भी स्वीकार कर सकते हैं। धनखड़ और बीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ऐसा दिखाई पड़ता है। जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर के खिलाफ धनखड़ का महाभियोग लाना सरकार के लिए संवैधानिक संकट जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसी संकट से बचने के लिए लगता है कि बीजेपी ने धनखड़ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला होगा। वह एक पोलराइजिंग फिगर बन गए थे, ऐसा दिखाई पड़ता है, और महाभियोग नोटिस ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ नियमों और प्रक्रियाओं के लिए सख्त थे
और महाभियोग का नोटिस को स्वीकार करना उनका संवैधानिक कर्तव्य था, लेकिन इसे पक्षघात की तरह देखा जा रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि धनखड़ साहब के चले जाने के बाद उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने दावा किया कि धनखड़ का इस्तीफा नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए बीजेपी की साजिश है। 22 जुलाई को बिहार विधानसभा में आरजेडी के मुख्य सचेतक जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, उन्होंने कहा कि काफी समय से बीजेपी नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाह रही है और अपना सीएम बनाना चाह रही है। धनखड़ साहब का इस्तीफा बीजेपी की साजिश है। उनका कहना है कि बीजेपी का इरादा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद देना है, जिससे वो सीएम पद से हट जाएं। हालांकि नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने इस दावे से इनकार कर दिया। श्रवण कुमार नीतीश के करीबी माने जाते हैं और उनका कहना है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का चेहरा बनाया है। कई सारे नाम सतह में हैं, जैसे राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, जिनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। तो संविधान का आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 को भी हमको देखना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है और कार्यकाल खत्म होने से पहले 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवानी होती है। इस्तीफे की स्थिति में चुनाव आयोग को तुरंत चुनाव कराने होंगे, क्योंकि पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैलेट के जरिए गोपनीय वोटिंग करते हैं, यानी कि सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। आमतौर पर सरकार और विपक्ष आमने सामने अपने उम्मीदवार उतारती है, जिसे बहुमत मिलता है वो अगला उपराष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो या राष्ट्रपति अपना काम नहीं कर पा रहे हों, तो अगला राष्ट्रपति चुने जाने तक उपराष्ट्रपति ही देश के राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। एक आखिरी प्रश्न लेते हैं इस वीडियो में, क्या जगदीप धनखड़ के पहले भी किसी उपराष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया है? तो आप इसका भी जवाब जान लें। इसका जवाब हाँ है। इसके पहले 3 उपराष्ट्रपति वी गिरी साहब, आर वेंकटरमन साहब और भैरों सिंह शेखावत साहब ने कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना पद छोड़ दिया था। वी गिरी साहब ने 13 मई 1967 को उपराष्ट्रपति बने थे और 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए वी गिरी साहब ने 20 जुलाई 1969 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर एक नाम और आपको नोट करना चाहिए। 31 अगस्त 1984 को उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर आर वेंकटरमन। 3 साल बाद ही 27 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। फिर भैरव सिंह शेखावत का नाम मैंने बताया। 19 अगस्त 2002 को ये उपराष्ट्रपति बने थे और कार्यकाल खत्म होने के पहले 21 जुलाई 2007 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के यूपीए गठबंधन की सरकार की प्रत्याशी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने लड़ा था। हालांकि ये चुनाव हार गए थे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस डिटेल्ड लेक्चर में आपको संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी तो मिली ही मिली होगी, कुछ और भी जानने समझने सीखने को मिला होगा। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है, काम का रहा है, तो जरूर थम्स अप कीजिए। कमेंट बॉक्स में जुड़कर मुझे बताइए क्या आप देश की ऐसी ही किसी राजनीतिक घटना को संविधान और कानून के नजरिए से देखना चाहते हैं। साथ ही शेयर और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकॉन क्लिक कर देना, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।